नमस्कार दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए जो दिशा निर्देशिका है वह आज आ चुकी है। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें निकल कर आई हैं और तिथि भी बताई गई है कि कब आपको क्या करना है, कब डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, कब क्या होगा, पूरी प्रक्रिया बताई गई है। जो सबसे बड़ी दुख की बात है वो उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 21 साल से कम है। क्यों भाई, उनके लिए दुख की बात क्या है कि बोर्ड ने इस बार कहा है कि 21 साल 1/1/2022 को अगर आपकी आयु 21 वर्ष होती है तो ही आप मध्य प्रदेश में वर्ग 3 के शिक्षक बन सकती हैं। मन में प्रश्न उठेगा, अभी 2 दिन पहले अखबार में भी छपा था ये, कि उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने पढ़ाई की, बढ़िया रैंक लाए और आज उन्होंने ज्वाइनिंग के टाइम पर कह दिया कि आपको जो है बाहर होना है। उनके साथ तो ऐसा हुआ कि पहले आपसे फॉर्म भरवा लिया, कहा 18 साल की उम्र है, कोई ना भर दो जी फॉर्म भर दिया, पढ़ाई करी, मेहनत करी, अच्छे नंबर आए। उनसे भी कहा कि बाबू थोड़ा रुक जाओ, हमारी सरकारी नौकरी लग जाने दो, फिर शादी हो जाएगी अपनी। तो इतनी तमाम समस्याओं को पार करने के बाद जब उनकी ज्वाइनिंग की डेट नज़दीक आने लगी, आपने अचानक से नोटिस निकाल दिया कि जो है 21 साल से कम उम्र के लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। इससे सबको नुकसान है। क्या नुकसान है वो स्वाभाविक है, कोर्ट जाएंगे, कौन नौकरी छोड़ देगा आराम से, कोर्ट जाएंगे, भर्ती पेंडिंग में फंस जाएगी, ये बिल्कुल आम बात है। खैर, हम इस नोटिफिकेशन को विस्तार से पढ़ते हैं, जरूरत की चीजें आपको बगल में दिखती भी चलेंगी। क्या है इसमें? कार्यालय लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए आवेदकों के काउंसलिंग के लिए निर्देशिका। तो सबसे पहले हम इनकी योग्यताएं देखते हैं कि योग्यताएं क्या है। प्राथमिक शिक्षक की बात इसमें की जा रही है। प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। तो पहली क्या है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2020 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो। स्वाभाविक है कि जो परीक्षा हुई थी मार्च में, उसको आपने पास, आप उसमें हैं अगर, तो ही आप इस काउंसलिंग में शामिल हो पाएंगे। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। 12th में आपकी जो परसेंट है वो कम से कम 50% होनी चाहिए और 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा क्या हो सकता है? डीएड हो सकता है आपका, बीटीसी हो सकता है, या अन्य राज्यों में जो भी होता है। इसमें प्रॉपर ये नहीं कहा गया कि नहीं आपको साहब डीएड ही की हो आपने, या डीएलएड ही की हो, ऐसा कुछ है नहीं। आगे पढ़ते हैं। 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षक में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। बीएड वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। क्या है? राजस्थान में जो पिछली साल रीट भर्ती हुई थी उसमें यह कहा गया था स्पष्ट उन्होंने कि जो बीएड वाले हैं वह लेवल 1 में या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं लिए जाएंगे। तो एमपी में भी वही समस्या चल रही थी क्योंकि यह कोर्ट का आदेश था। तो क्या इस आदेश के आधार पर एमपी में बीएड वालों को वर्ग 3 के शिक्षक बनने से रोक दिया जाएगा? यहां सवाल यह है कि नहीं, उनको भी ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन उन्हें शिक्षक बनने के 2 साल के भीतर एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। क्योंकि जब आप बीएड आपने की तो आपने, स्वाभाविक है कि माध्यमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने का कोर्स किया, आपने उनकी ट्रेनिंग ली, लेकिन आप जब प्राथमिक शिक्षक बनेंगे तो आपको प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना है जो बिल्कुल छोटे छोटे होंगे। तो अंतर होता है दोनों ही चीज़ों में, इसलिए उन्होंने कहा कि आपको एक सेतु कोर्स या ब्रिज कोर्स जो है करना होगा। तो ऐसा बिल्कुल आप चिंतित ना हो कि बीएड वालों को लेंगे कि नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। आपको याद हो पटवारी भर्ती में कहा था कि सीपीसीटी आपको 2 वर्ष के भीतर करके देना होगा, सबको याद होगा। वही ठीक कंडीशन यहां भी है। कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा।
कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इसमें कुछ ये नहीं है कि किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे। आपने अगर किसी भी संस्थान से ये कोर्स किया है जो आपको प्रारंभिक शिक्षा में या माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा से संबंधित डिप्लोमा या डिग्री है तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग व्यक्ति के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। अब सुनिए ध्यान से, अभी मैं कह रहा था ना कि 50% अनिवार्य होना चाहिए आपकी 12th में, लेकिन उन्होंने कहा कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको 5% की होगी छूट, तो उनको 45% पर ही काम हो जाएगा। काम होने का मतलब यहां कभी का सिर्फ नौकरी मिलने से है, इसको अन्यथा ना लें आप। आगे पढ़ते हैं। दस्तावेज अपलोड करने की दिनांक 9/12/22 को अभ्यर्थी को निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। अब देखिए, जैसे किसी की D.Ed रनिंग में थी, फॉर्म भर दिया, अब उन्होंने कहा है कि आपको 9/12/22 को आपकी जो है कंप्लीट होनी चाहिए। आप चाहे जो भी योग्यता, चाहे D.Ed कर रहे हो, चाहे B.Ed कर रहे हो, चाहे D.LED, कुछ भी आप कर रहे हो, आपकी योग्यता जो है वो पूरी हो जानी चाहिए। उम्र की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, वही मैं अभी शुरुआत में ही मैंने चर्चा की, और अधिकतम आयु सबके लिए अलग अलग है। जैसे कि पुरुष आवेदक जो होंगे अनारक्षित वर्ग के, उनको 43, और जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया होगा, तो अतिथि शिक्षक बोर्ड ने किसे माना है? जिन्होंने न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उनकी अधिकतम आयु 52 वर्ष भी हो सकती है। महिला आवेदक जो अनारक्षित वर्ग की होंगी, उनकी अधिकतम आयु 48 वर्ष, और अगर वह अतिथि शिक्षक हैं तो 57 वर्ष। पुरुष और महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हैं तो उनको 48 वर्ष। पुरुष महिला अनारक्षित आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो 48 वर्ग अधिकतम, 48 वर्ष अधिकतम, और 57 वर्ष जो है उन लोगों के लिए जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। दिव्यांगजनों के लिए भी 48 वर्ष है और 57 वर्ष उनके लिए जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो ये एज हो गई। मुझे लगता है कि मैक्सिमम एज का तो बहुत कम लोगों की प्रॉब्लम होती होगी, न्यूनतम की प्रॉब्लम है, तो 21 वर्ष से आपकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। बेचारे नए नए लड़के लड़कियां रह गए। न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु की गणना दिनांक 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। यह भी ठीक है। मध्य प्रदेश के मूल या स्थानीय निवासी को ही आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा। जो मध्य प्रदेश का होगा उसे ही आयु सीमा में छूट मिलेगी। अन्य राज्यों के निवासी या अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी। इसमें कुछ और अन्य महत्वपूर्ण नियम हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए 50% पद होंगे, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पद होंगे। रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहेगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा में निम्नानुसार होगा। तो आरक्षण जो दिव्यांगजनों के लिए है वो 4 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रत्येक श्रेणी को 1.5%, कुल मिलाकर 6% आरक्षण होगा। कौन कौन है उनमें? दृष्टिबाधित और कम दृष्टि, बहरे और कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित हैं, और चौथा है बहुविकलांगता जिसमें 1, 2, 3 जो नियम हैं ऊपर के वो सब मिलाकर हो सकती हैं। अब देखिए, काउंसलिंग के लिए आपको कुछ फीस भी देनी होगी। वो फीस क्या रहेगी? तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए फीस रहेगी 200, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए फीस रहेगी 150 रुपए। आपके कोई सवाल हैं, आपके मन में कोई डाउट है तो आप MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर
या उनके कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं, जो कि सुबह 8:30 बजे से रात 8:30 बजे तक उपलब्ध रहेगा। अब हम एक बार भर्ती प्रक्रिया के चरणों पर चर्चा कर लेते हैं कि किन चरणों में किस प्रकार से चरण होंगे, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, देख लेते हैं विस्तार से। भर्ती प्रक्रिया के चरण हैं कि पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में निर्धारित सत्र दिवस में कार्य किया है, वे अपनी प्रविष्टि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि सत्यापन करते हुए अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने एस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो अभ्यर्थी श्रेणी में नहीं आते उनसे इस चरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। ठीक है। तदुपरांत राज्य स्तर के से एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। यह सूची पश्चातवर्ती तिथियों के भेद प्रक्रिया के आधार पर संबंधितों के दस्तावेजों के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अध्ययन होगी। सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। ये मुख्य बात है। क्या, जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद बोर्ड जो है वो रिक्तियां निकालेगा और कट ऑफ जारी करेगा, और जिनका नाम उसमें होगा लिस्ट में, केवल उन्हीं को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। दस्तावेज सत्यापन सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे उन्हें निर्धारित फीस जमा कर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तो जिन लोगों के नाम लिस्ट में आएंगे वो अपनी फीस जमा करेंगे, जो मैंने अभी बताया 200 रुपए 150 रुपए, और वही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। आपको समस्त डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा। और अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्थायी समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन 19 अक्टूबर 2022 को हो चुका है। जो नियम है वो 31/10 को आ चुके हैं। तो ये 2 चरण तो अभी तक समाप्त हो चुके हैं। अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को के चिन्हांकन हेतु पंजीयन 17 नवंबर 2022 से 24 नवंबर तक चलेंगे। एमपी ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड करना ये 8 दिसंबर को होगी। दस्तावेज सत्यापन सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना ये 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चलेंगे। जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन जो होगा 21 दिसंबर से 1 जनवरी तक होगा 2023 तक। सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची का प्रकाशन जनवरी 2023 में होगा। अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करना यह भी जनवरी में होगा, और नियुक्ति आदेश भी आपको जनवरी में मिल जाएंगे। तो बधाई हो, इस नए साल में आपको पहले महीने में ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और जब पूरी दुनिया या पूरा भारत मकर संक्रांति के लड्डू खा रहा होगा उस वक्त आप नौकरी के लड्डू खा रहे होंगे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक बार देख लेते हैं। जन्मतिथि की प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की या 12वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, स्नातक उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर लागू होने की दिशा में। मतलब कि अगर आपने सिविल 12th के बाद D.Ed की है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने B.Ed की है तो फिर आपको सभी सेमेस्टर या ईयर जो भी है वो आपको अपलोड करने होंगे। जाति प्रमाण पत्र को लेकर बहुत सारे डाउट रहते हैं, किसी का ऑनलाइन वाला है, किसी का ऑफलाइन वाला है। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी हो, आपको अपलोड करने से मतलब है, भले ही वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लेकिन सक्षम हो और वैध हो, सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया गया हो। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी पत्र आपको लगाना पड़ेगा। आरक्षण की स्थिति में अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता या भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र रहेंगे जो कि या पुराने भी हों, कोई दिक्कत नहीं है। B.Ed की अंक सूची, अगर आप B.Ed के आधार पर सिलेक्शन चाहते हैं तो सभी वर्षों या सेमेस्टर की। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र और नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में आपको राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति लगानी होगी। अगर आपने ऐसा कराया है, किसी मार्कशीट में नाम बदलवाया है तो
बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है ना, कुछ विशेष डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। धन्यवाद प्यारे साथियों, मैं अपेक्षा करता हूं यह वीडियो आपके काम की होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।